नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हमारे कोर्स को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, उस हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो तीसरा एग्जाम्पल है जो बहुत ही अजीब सा है। एग्जाम्पल नंबर उदाहरण संख्या 1.3 एग्जाम्पल 1.3 जो थोड़ा अजीब सा है। इसमें कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन इंक्लूड है। उस केमिस्ट्री के कंसेप्ट को जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। वैसे तो ये सीधा साधा क्वेश्चन है, एक लाइन का। एक कप जल जिसमें 250 ग्राम, हमेशा जो जल है लिक्विड है उसको हम ml में नापते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको विशेष रूप से ग्राम में नापा है। उसको तोला हुआ है जल को, उस जल का भार दे रखा है 200 या उसका द्रव्यमान दे रखा है 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। देखो, जल में धन तथा ऋण आवेश होंगे क्योंकि जल जो अणु है, जल का जो अणु है H2O, इसमें दो तो हाइड्रोजन हैं। ये मान लेते हैं ये हाइड्रोजन, इसके अंदर ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन बड़ा वाला जो मैंने परमाणु बनाया ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में हमें पता है कि इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ये हमने पढ़ रखा है छोटी क्लास में, 11th क्लास में, 9th-10th में भी हमने पढ़ रखा है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इसमें प्रोटॉन होता है। ये हाइड्रोजन का परमाणु, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। और हमारा ऑक्सीजन का जो परमाणु है, ये हमारा ऑक्सीजन का परमाणु हमको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी कि इसमें 8 तो होते हैं प्रोटॉन और 8 ही इसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि इसकी कक्षा में इस तरह से वितरित होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही प्रोटॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ये हमारा पूरा H2O का एक पूरा अणु है जो ये जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाकर एक बंध बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बंध बना लेता है और इस तरह की आकृति हमको देखने को मिलती है H2O की। तो अब इसमें कितना धनावेश है कितना ऋणावेश है, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर इस एक अणु की बात की जाए, H2O का एक अणु, इसमें कितना धनावेश है। धनावेश की बात करें तो 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 8 प्रोटॉन, तो इसमें 10 धनावेश हैं प्रोटॉन के रूप में, ठीक है। और अगर हम ऋणावेश की बात की जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ही ऋणावेश हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं तो हमें पता करना है कि 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे और उसको आवेश के रूप में बदलना है। आवेश के रूप में मतलब कि अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये आवेश कितना हो गया, 10 इंटू -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो गया टोटल आवेश। ऋणावेश माइनस, ये माइनस की है इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। और टोटल धनावेश कितना हो गया, तो 10 गुणा प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक अणु है जल का, उसके ऊपर ऋणावेश इतना होता है। सीधी सी बात है, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी एक घात कम हो जाएगी। टोटल ये हो जाएगा, ये वैल्यू टोटल हो जाएगी 1.6 -1.6 इंटू 10 की घात -18 और ये वैल्यू हो जाएगी कुल मिलाकर के प्लस में 1.6 इंटू 10 की घात -18 कूलाम। ये कूलाम, यानी हमारे पास एक अणु पर, एक जल के अणु में -1.6 इंटू 10 की घात -18 कूलाम ऋणावेश है और 1.6 इंटू 10 की घात -18 कूलाम धनावेश है। और चूंकि जितने किसी भी परमाणु में जितने धनावेश होता है उतने ही ऋणावेश होता है, तो दोनों की जो मात्रा हैं वो दोनों बराबर हैं। ये चीज़ अगर समझ में आई है तो अपन इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। यही हमें निकालना है 250 ग्राम पानी के लिए। हमें ये पता चल गया एक अणु पर
इतना धनावेश होता है और इतना ऋणावेश होता है, तो 250 ग्राम पानी में कितना धनावेश होगा और कितना ऋणावेश होगा, ये ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 250 ग्राम पानी में कितने परमाणु होते हैं, कितने अणु होते हैं जल के। अगर हमें ये पता चल जाए तो ये जो आवेश अभी निकाला था उसके उस अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुल आवेश पता चल जाएगा। अगर ये चीज़ हमें समझ में आई है तो दूसरी एक चीज़ है जिस जो केमिस्ट्री में हम अक्सर पढ़ते हैं, एक तो है आवागाद्रो संख्या और एक है मोल। आवागाद्रो संख्या एक मैजिकल नंबर है, एक तरह से ये फिक्स नंबर है 1.023 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये वो नंबर है जो एक मोल को डिफाइन करता है। एवागाद्रो नामक साइंटिस्ट ने ये पाया था कि कोई भी पदार्थ होता है, चाहे वो तत्व हो, तत्व मतलब ये ऑक्सीजन, ये तत्व है, कोई है ना अणु हो यानी कि यौगिक हो यानी O2 गैस, ये एक यौगिक हो गया एक तरह से। वैसे तो ये तत्व ही कहलाता है। अगर अपन यौगिक का उदाहरण ले लें तो मान लेते हैं H2O, ये एक यौगिक हो गया। CH3 CH4 मीथेन, मीथेन गैस, और ये जल। तो इनके जो परमाणु भार और अणु भार होते हैं, तो इनके परमाणु भार और अणु भार को सीधा हम ग्राम अणु भार के रूप में अगर बदल दें, जैसे कि अगर अपन समझें कि O ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन के इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है। अब इसका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा या परमाणु भार होगा वो है 16। अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें, अगर हम O2 के रूप में लिखते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 32। कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12, क्योंकि इस कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो हो जाएगा 14, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी कि इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं और साथ ही साथ इसके नाभिक में 7 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो टोटल इसका भार हो गया 7 + 7 = 14। N2 की बात करें तो 14 दूना 28 इसका परमाणु भार हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन तत्व इसके नाभिक में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका परमाणु भार 1 होगा। अगर हम इसकी अभी लिख देता हूँ, मैं ये परमाणु भार लिख रहा हूँ मैं। देखो, जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तब तो ये कहलाएगा परमाणु भार, जब मैं ऑक्सीजन O2 की बात करता हूँ तो ये कहलाएगा अणु भार, क्योंकि अभी ये परमाणु नहीं रहा है, अणु हो गया। 2 परमाणु मिलकर के क्या बन चुके हैं, अणु, ठीक है। चाहे मैं परमाणु का भार बोलूँ चाहे अणु भार बोलूँ, बस हमें ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि परमाणु का मतलब एक अकेला परमाणु की जब बात कर रहे हैं तब परमाणु भार बोलेंगे। अगर 2 परमाणु या 3 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं जैसे ये, तो इसका जो भार होगा उसको अणु भार बोलेंगे, परमाणु भार या अणु भार, ठीक है ना। अणु भी लिख सकते हैं इसकी जगह, अणु भार या परमाणु भार, अणु परमाणु भार। तो इसका हो गया परमाणु भार 16, इसका अणु भार 32, इसका परमाणु भार 12, इसका परमाणु भार 14, इसका अणु भार 28, इसका परमाणु भार 1 और इसका अणु भार वो हो गया 2। जल का अणुभार कितना हो जाएगा, जल का अणुभार हो जाएगा, हमको पता है इसका होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16 और O2 और H2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा इसका परमाणु अणुभार 18। मीथेन है, कार्बन का होता है 12 और यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 12 और 4 16, ये इनके अणुभार हो गए। और भी उदाहरण ले सकते हैं जैसे CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम जानते ही हो सब, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परमाणु नहीं बोलेंगे, अणु, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, C का होता है 12, ऑक्सीजन O2 ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक O का होता है 16, दूसरे O का हो गया 16, 16 + 16 यानी कि 12 + 16 + 16 टोटल कितना हो गया, 16 × 32, 32 और 12 ये हो गया हमारे पास 32 और ये 42 और ये 44, यानी CO2 का अणुभार होता है 44।
अब यहाँ पर अपन को ये समझना है कि ये जो इनके अणुभार और परमाणु भार हैं, इनको अगर सीधा ग्राम में व्यक्त कर दिया जाए, यानी कि ऑक्सीजन तत्व का जो परमाणु भार है 16, और इसको अगर मैं बोलूँ 16 ग्राम, अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा मैं कहीं से लेता हूँ, मान लो भूमि से लेता हूँ या हवा से लेता हूँ, तो उस 16 ग्राम की मात्रा में, ये फिक्स नियम है, उस 16 ग्राम की मात्रा में परमाणु के, ये जो ऑक्सीजन तत्व के परमाणुओं की संख्या इस एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 गुणा 10 की घात 23 इतने परमाणु होंगे ऑक्सीजन के कितने ग्राम में, 16 ग्राम में। अगर मैं कहीं से ऑक्सीजन गैस लेता हूं तो ऑक्सीजन गैस के 6.023 इंटू 10 की घात 23, यहाँ पर अणु 23 अणु होंगे 32 ग्राम में, यानी कि ये नंबर ऑक्सीजन गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस में यानी इतने अणु 32 ग्राम में पाए जाएंगे। अगर मैं कार्बन लेता हूँ और कार्बन के 12 ग्राम लेता हूँ, क्योंकि इसका परमाणु भार है 12 ग्राम, तो कार्बन के 12 ग्राम में इतने परमाणु पाए जाएंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। जब मैं नाइट्रोजन लेता हूँ तो नाइट्रोजन के 14, नाइट्रोजन तत्व लेता हूँ मैं, नाइट्रोजन तत्व लेता हूँ, सिर्फ नाइट्रोजन गैस नहीं ले रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन तत्व लेता हूँ, तो उसके 14 ग्राम में 6.023 इंटू 10 की घात 23 परमाणु पाए जाएंगे। अगर मैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस लेता हूँ तो नाइट्रोजन गैस के 28 ग्राम में 6.023 इंटू 10 की घात 23 परमाणु नहीं, अब है अणु, क्योंकि ये अणु बन चुका है, N2 अणु बन चुका है, तो इसके N2 गैस के 28 ग्राम में इतने अणु पाए जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में, हाइड्रोजन की कहीं से अपन को मात्रा मिलती है और उसको हम 1 ग्राम को अगर तोलते हैं, 1 ग्राम को तोलने के बाद अलग करते हैं और उसमें अगर खोज करके देखते हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.023 इंटू 10 की घात 23। ये फिक्स नंबर है, ये बहुत ही मैजिकल नंबर है कि कभी भी हम किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व या पदार्थ की उतनी मात्रा लेते हैं जितना उसका परमाणु भार है या अणु भार है, जितनी मात्रा लेते हैं उस मात्रा में हमेशा परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 की घात 23 होती ही है। ये इस प्रकृति का नियम है। जाने किस तरह से ये बना है, मेरे को भी जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे को बड़ी अजीब से लगा था कि 16 ग्राम ऑक्सीजन तत्व के अंदर इतने परमाणु होते हैं, लेकिन इतने ही परमाणु जब कार्बन में ढूंढने हैं तो कार्बन में 12 ग्राम में मिलेंगे, कार्बन के 12 ग्राम के अंदर इतने परमाणु अपन को मिल जाएंगे। और अगर हाइड्रोजन लेना है तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के अंदर ही हमको इतने परमाणु मिल जाएंगे। ये गजब का कॉम्बिनेशन है, जिस भी ये वैज्ञानिक ने ये ढूंढा और जैसे भी राम जाने कैसे ढूंढा, ये बहुत ही विस्मयकारी है। ये मेरे लिए तो बहुत ही, जब मेरे को समझ में आया था जब ये कंसेप्ट, तो मेरे को बहुत ही आनंदित हुआ था मैं इस चीज़ को जान करके। अब अगर हम इस H2O की बात करें तो H2O यानी कि इसके 18 ग्राम में, अगर इसके परमाणु भार को, अणु भार को डायरेक्ट ही हम ग्राम में बदल दें, जो कि हो जाए 18 ग्राम, तो पानी के 18 ग्राम के अंदर कितने अणु होंगे, पानी के 6.023 इंटू 10 की घात 23 अणु, यानी कि ऐसे H2O के कितने अणु होंगे, इतने अणु। और यदि अगर मेथेन लें तो मेथेन के 16 ग्राम में, 16 होता है ये, 12 और 4 16 ग्राम के अंदर इतने परमाणु, इतने अणु होंगे। और इसके 44 ग्राम में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम मात्रा में इतने अणु उपस्थित होंगे। ये और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे और जनरल उदाहरण लेता हूँ मैं, एक बड़ा सा उदाहरण लेता हूँ। जैसे अपन पढ़ते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड के कितने ग्राम में इतने इसके अणु होंगे, ये इसका 1 अणु है, तो इससे इसका सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक अपन, परमाणु द्रव्यमान अपन निकाल लेते हैं।
हाइड्रोजन का 2, तो हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, आई थिंक 16 होता है, 16, और 16 का जस्ट दुगना करते हैं तो 16 दूना 32। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और इसका परमाणु भार होता है 16, और इस 16 का 4 गुना 16 चौक 64, और इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा टोटल 8 9 98, यानी कि 98 ग्राम। अब इसको, इसके परमाणु भार को सीधा अगर ग्राम में लिख दें तो ये 98 ग्राम, 98 ग्राम H2SO4 के नमूने में कितने H2SO4 के अणु पाए जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु पाए जाएंगे, अणु पाए जाएंगे। अब अपना उदाहरण है इसको आप सॉल्व करते हैं। अगर हमको एक मोल और एवोगैड्रो संख्या और ग्राम अणुभार, मोल, ग्राम अणुभार और एवोगैड्रो, इनमें आपस में संबंध पता अगर चल गया है, तब हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि 250 ग्राम में कितने मोल होंगे और कितने मोल, और उन मोलों में इसके अणुओं की संख्या कितनी होगी। हमें पता है कि H2O का एक मोल कितना होता है? 18 ग्राम का। इसका परमाणु अणुभार जो है ऑक्सीजन का 16, इस H2 का 2, टोटल हो गया 18 ग्राम इसका ग्राम अणुभार होता है, और ये 18 ग्राम इसका एक मोल कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस 250 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो जाहिर सी बात है 250 ग्राम में कितने मोल होंगे, इसके ज्ञात करने के लिए अपन को 250 में 18 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास 13.8 मोल आ जाएंगे। यानी 250 ग्राम में 13.8 मोल हैं जल के, और हमको पता है एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23, तो 13.8 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ज़ाहिर सी बात है 250 ग्राम में अणुओं की संख्या 13.8 गुणा एवोगैड्रो नंबर, ये एक मोल में, यानी ये 18 ग्राम में अणुओं की संख्या है, और तो इसको जैसे ही 13.8 से गुणा करेंगे तो ये 250 ग्राम में अणुओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 250 ग्राम अणुओं की 250 ग्राम का मतलब ही है 13.8 मोल। ठीक है, 13.8 मोल को अगर ग्राम में बोलेंगे तो 250 ग्राम, अगर मोल में बोलेंगे तो 13.8 ग्राम। अब हमको अणुओं की संख्या पता चल गई कि 250 ग्राम में अणुओं की संख्या जल की इतनी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देख चुके हैं कि एक अणु में, ऑक्सीजन के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन पहले देख चुके हैं। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक अणु में होते हैं H2O के। तो एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो जाहिर सी बात है इस पूरी संख्या को 10 से गुणा करने पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी जो 250 ग्राम जल में उपस्थित होंगे। यानी H2O के 250 ग्राम 250 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 10 इंटू 13.8 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई तो अपन ऋणावेश का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ऋणावेश की मात्रा, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि मिलिकन तेल बिंदु, ये आवेश का क्वांटा भी कहलाता है। क्वांटम में अपने क्वांटम प्रकृति में अपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इससे कम मात्रा संभव नहीं है, इससे ज़्यादा मात्रा संभव नहीं है। इससे ज़्यादा करेंगे तो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सीधा इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों को इसके इलेक्ट्रॉन के आवेश माइनस में होता है। ये यहाँ पे माइनस से कंसर्न नहीं, अपन टोटली यहाँ पे लिख दिया है। ऋणावेश की मात्रा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लगा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको पता है कि ये वैल्यू माइनस में ही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में ही होता है। यानी इस एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मल्टीप्लिकेशन है, ये टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 250 ग्राम जल में कुल ऋणावेश की मात्रा होगी। और जाहिर सी बात है कि जितना प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अणु में, उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो
धनावेश की मात्रा भी क्या होगी, इतनी की इतनी होगी। उसे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, ऋणावेश की मात्रा है 1.337 इंटू 10⁻7 कूलाम, तो धनावेश की मात्रा होगी भी इतनी ही होगी, लेकिन वो प्लस में होगी, ये माइनस में है। अगर अपन चाहें तो माइनस चिन्ह लगा सकते हैं ऋणावेश के लिए, और वो जो प्लस में होगी वो होगी प्लस 1.337 इंटू 10⁻, यानी धनावेश की मात्रा प्लस 1.337 इंटू 10⁻7 कूलाम इतनी होगी। ये वैल्यू अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना। अगर एक वीडियो में इसका भी बना दूंगा कि किस तरह से इस तरह के बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड को किस तरह से इजीली चुटकियों में सॉल्व किया जाता है, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ये तुम्हें खुद करना है, अभी तक जितना तुम्हारा नॉलेज है उस हिसाब से इसको सॉल्व करना, और ये वैल्यू लेकर के तुमको आनी।